जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पीछे हम लोगों ने रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। मतलब प्रीवियस जो रूल 70-72 के एग्जाम हुए हैं उसमें हम अब एग्जाम वाइज जो है सारे क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग कौन से पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग 2025 से शुरू करेंगे। मतलब 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं और उसके पीछे हम लोग विगत जाते जाएंगे और 5, 6, 7 पेपरों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या कुछ हमको पढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप आरपीएफ के प्रमोशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोस आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं अगर आप उसको ध्यान से देख करके अपना नोट्स बना लेते हैं। मेरी कोशिश इतनी रहती है कि हर वीडियोज़ को इतने अच्छे तरीके से और इतने डीपली बनाया जाए ताकि हर एक वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एनालिसिस को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस पेपर का एनालाइज करने वाले हैं वो पेपर है हमारा एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव आरपीएफ आरपीएसएफ अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। ये 24/12/2025 को जो है इस एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में रीजनिंग के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उन सारे सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था वो सवाल है 40% ऑफ 320 इज इक्वल टू 320 का 40% कितना है। अब मेरा ये मकसद नहीं है कि इस सवाल को यहाँ पर हल करके अपनी विद्वता या आपको कुछ थोपना। मेरा ये मानना है कि आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि क्या यह सवाल रीजनिंग का है या ये सवाल मैथ का है। हमने जब मैथ का जो पूरा डिटेल आपको एनालाइज किया था सिलेबस, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। वहाँ हमने आपको बताया है कि बहुत सारे सवाल हमारे रूल 70 और 72 के एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग के हैं वो क्लैश करते हैं कि उसको हम रीजनिंग माने या मैथ माने। लेकिन अपने आप को इसी बेस के अनुसार तैयार करना होगा कि कहीं से भी सवाल आए हमको उस सवाल को हल कर लेना है। अगर जनरली देखें तो इस सवाल को हम मैथ्स में भी ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम रीजनिंग में भी ट्रीट कर सकते हैं कि सिंपल सा कैलकुलेशन आपसे पूछा गया है। तो इसलिए दोनों के सिलेबस को ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोनों सिलेबस का, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, कौन कौन से रीजनिंग पूछे जाते हैं, कौन कौन से मैथ पूछे जाते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं फटाफट इस सवाल पे। तो सिंपल सा सवाल है ये कि 320 का मतलब होता है। तो सबसे पहले का जानने से पहले आपको एक बोडोमास का रूल होता है जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, तो उन चीज़ों को आपको याद रखना है। और इसमें हम लोग एक कहानी पढ़ते थे, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को करो घटाओ। फिर से रिपीट करता हूँ इस कहावत को कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को करो घटाओ। तो इसमें क्या है, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग 40% है। 40% में जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग हो जाता है। बस इसको अब हमको कटिंग कर देना है और कटिंग करते ही जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 32 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसके बाद 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सा आंसर है 128 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर भी 128 ही है। और मैथ और रीजनिंग की खूबसूरती यही है कि अगर आप एक बार तैयार हो जाते हैं तो आप इसमें फुल मार्क्स, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो आपका एकदम कॉन्फिडेंटली आपको फुल मार्क देगा और फुल मार्क्स दे करके जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, एएसआई रूल 72 का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपको ये बोनस देगा।
जितने लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये ASI रूल 72, बाकी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो वो आपको सिलेक्शन तक तो ले जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं तो ये आपको जो है मेरिट में लाएगा, मतलब आपकी सिलेक्शन होगी और रैंकिंग भी ऊपर चला जाएगा। तो पहले सवाल को आपने समझा, ये रीजनिंग में भी हो सकता है, मैथ में भी काउंट हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा उन दोनों सिलेबस को याद रखना है। दूसरा सवाल जो पूछा गया, दूसरा सवाल भी ठीक उसी प्रकार से पूछा गया, ये भी संख्या पद्धति से अगर कहे तो नंबर सिस्टम से ये सवाल पूछा है। नंबर सिस्टम में भी आप इसको जोड़ सकते हैं मैथ के। और सवाल क्या पूछा गया कि इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 27 फाइंड द नंबर, कि अगर मान ले कि कोई नंबर जो है उसका 3/5 भाग 27 है, तो सिंपल सा बात है, हम इसको डिटेल में आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप कितने शॉर्टकट तरीके से इसको हल कर लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप शॉर्टकट कर लेंगे। माना कि यहाँ पर जो है संख्या वो x हो गई, अब उस संख्या का 3/5 जो है वो क्या है, वो 27 के बराबर है, तो ये संख्या के ज्ञात करना है। तो जब भी हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो इस भाग में क्या हो जाएगा 27 गुना 5/3, और अगर हम इसको 9 कर दें तो आंसर हमारा आ जाता है 45। अब देखिए, ये तो एक सिंपल मेथड हुआ जो कॉन्सेप्चुअल आप इसको हल कर सकते हैं। सिंपल भी आप इसको कर सकते हैं, कैसे, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ आता ही नहीं है तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि जितना भी ऑप्शन दिया है वो सब का 3/5 कर दीजिए, सबके आगे 3/5 गुना कर दीजिए, और जिसका भी आंसर 27 आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको कट करें तो ये 24 पे ही रह जाता है, इसको कट करें तो ये 27 हो जाता है। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमको 27 ही चाहिए था, तो मेरा आंसर जो है बी में आप आंख मूंद के टिक कर सकते हैं और वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों मेथड बताया कि अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो भी, और अगर बनाने आ रहा है तो आप इस मेथड से उसको बना लेंगे। अगला जो है सवाल कह रहा है इफ़ कैट इज़ 3120 देन डॉग इज़। ये सवाल प्रॉपर रीजनिंग का है, ये प्रॉपर रीजनिंग का सवाल है। और प्रॉपर रीजनिंग का सवाल क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ हम आपको पढ़ाएंगे और उस अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ये पार्ट है। कैसे पार्ट है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो CAT कैट के बारे में बोल रहा है। CAT कैट को लिखा 3120। तो अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट सीरीज में C तीसरे नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है और T 20वें नंबर पे आता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाया। तो हमको भी क्या करना है, DOG को उसी अनुसार लिखना है। तो D हमारे चौथे स्थान पे आता है, O हमारे कितने स्थान पे आएगा, तो D E F G H I J K L M N O, समझ गए। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पर O 15 हो गया। और G हमारा कितने पे आता है, तो D E F G 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 3 7, A B C D E F G, तो G 7वें नंबर पे आता है। तो अब हमारा जो नंबर बना 4 15 और 7, क्या हमारे ऑप्शन में 4 15 और 7 है, तो 4 15 और 7 हमारा पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्या ये मेरा आंसर सही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल ऐसा है जो कभी गलत नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर, जैसे ही जाइए एक प्रॉपर चार्ट बना लेंगे तो आपका बहुत आसानी से ये सवाल हल हो जाता है। कैसे, तो हम देखिए यहाँ पर आपको एक चार्ट बना देते हैं। इस तरीके का चार्ट आप भी अपने एग्ज़ाम में बना लेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको हल कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब यहाँ पर नंबर लिख दीजिए A B C D E F
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे 26 लेटर है और ये 26 का स्थान तय हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब इस चार्ट से अल्फ़ाबेट सीरीज का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसको आप आंख मूंद के बनाएंगे और सही होने के चांसेस 110% है। 100 नहीं, 110%। जैसे इसमें सिंपल था, सी तीसरे नंबर पर है, ए पहले नंबर पे है, टी 20वें नंबर पे है। डॉग लिखना था तो डी हमारा चौथे नंबर पर है, ओ हमारा यहाँ पर आ गया 15 नंबर पे, जी हमारा 7वें नंबर पे। टक से इसको हम क्लिक कर सकते थे। तो कैसा लगा ये चार्ट वाला मेथड, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल बोल रहा है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन बिटवीन नंबर 0 to 100। तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको आपके अवेयरनेस को चेक करता है कि आपके अवेयरनेस सवाल के कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो 1 से लेकर के 90 तक जो है आपको कितना दिख जाएगा, आपको 10 इसमें जो है 9 दिख जाएंगे। जैसे कितना नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 29 नंबर, 39 नंबर, 49 नंबर, 59 नंबर, फिर 69 नंबर, फिर 79 नंबर, फिर 89 नंबर। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर के 90 के बीच में जो है आपको कितने नंबर दिख गए, 9 नंबर दिख गए। अब यहाँ से गेम शुरू होता है, क्योंकि 100 तक हमको देना है। तो 89 के बाद 90 में 9 हो गया, 91 में 9 हो गया, 92 में 9 हो गया, 93 में 9 हो गया, ठीक है, 94 में 9 हो गया, 95 में 9 हो गया, 96 में 9 हो गया, 97 में 9 हो गया, 98 में हो गया, 99 में हो गया और 100 में नहीं हुआ। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यहाँ पर इसके आंसर होने चाहिए। तो आंसर जो है इसके 20 हो जाएंगे। ध्यान से आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको 9 की संख्या कितनी हो गई, तो 20 हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से लिख करके कर सकते हैं। आगे चले, आगे देखते हैं। तो ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, बी 24 days। ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे। ये रीजनिंग का सवाल है ही नहीं, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपका हमेशा क्लैश करता रहेगा ये सिलेबस, कब कहाँ क्या पूछ ले। तो आपको दोनों चीज़ों को पढ़ना होगा। तो सिंपल कहता है ए 12 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, दोनों मिल करके। तो मान लीजिए ए जो है, ए 12 दिन में करता है। तो इसमें सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट रखना है, ए 1 दिन में कितना करेगा, तो 1/12 हिस्सा करेगा। वैसे बी कितना करेगा, तो 1/24 करेगा। अब बस इसका एलसीएम निकालिए, 24 हो जाता है। 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, 3/24 हो गया। अब इसको कट करेंगे तो 1/8 हो गया। मतलब एक दिन में 8वां, एक दिन में दोनों मिलके 8वां हिस्सा करेगा। तो पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको 8 दिन यहाँ पर लग जाएगा। तो अगर 8 दिन ऑप्शन में है तो वो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है 8 दिन। और इसको ना एकदम VVI रखिए, जितना भी लगा सकते हैं। क्यों, ये मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला सवाल है। इस प्रकार के टॉपिक हम अगर दूसरे पेपर को डिस्कशन करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला अगर वीडियो देखें, कहता है ए मैन कैन बाई अ पेन फॉर 40 रुपीज़ एंड सेल 50 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। तो आप बताइए प्रॉफिट एंड लॉस किसका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है आपका मैथ का, लेकिन ये ट्रीट किया इसमें रीजनिंग का। तो कोई बात नहीं, सिंपल है, हम इसको सीख लेंगे कि 50 रुपया में बेचा गया 40 रुपया का सामान, तो हमको लाभ हो गया कितना, 10 रुपये का। अब पूछा गया प्रतिशत लाभ, तो इसके जो है
फॉर्मूला होता है कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। समझ गए? तो ये फॉर्मूलाज ये आपको याद रखने होंगे, ये आपको याद रखना होगा और ये फार्मूला हम आपको बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम आप नोट्स बनाते रहेंगे। तो सिंपल है, तो 10 रुपये का हमारा लाभ हुआ गुना 100 और हमारा सामान का मूल्य था 40 रुपये। तो अगर हम इसको कट कर दें तो 25 आता है। दैट मीन्स 25% का जो है उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने लाभ कमाया है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखें तो ये हमारा, इसको भी एकदम 5 स्टार लगाइएगा और ये टॉपिक बहुत इजी है और हर बार मैक्सिमम बार पूछा गया है सवाल इससे। और ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन का सवाल, दिशा बेस जो है दिशा का सवाल है। कैसे? कहता है अगर पश्चिम आपके दाईं ओर है तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो इसके लिए कॉमन जो है कि कागज़ पे जो डायरेक्शन बनता है उसमें ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। अब ये बोलता है कि आप जो है अगर पश्चिम आपके दाईं ओर पड़ता है, अगर मैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये ड्रॉ किया हुआ है, तो पश्चिम मेरे किस में पड़ रहा है? पश्चिम मेरे बाईं ओर पड़ता है, बाईं ओर। अगर मेरा फेस इस ओर होता है तो फेस इधर है तो, लेकिन ये बोलता है कि आपका फेस ऐसा है कि ये पश्चिम बाईं नहीं आपके दाईं ओर पड़ रहा है। तो हमको किधर देखना पड़ेगा? हमें साउथ की तरफ फेस कर लेंगे। जब उल्टा फेस कर लेंगे तो हमारे जो है राइट साइड में क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा, राइट साइड में वेस्ट आ जाएगा। तो पूछता क्या है, किस तरफ मुंह करके खड़े हैं? तो हमको किस तरफ मुंह करना पड़ेगा? साउथ की तरफ मुंह करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तब जा करके हम क्या होगा, जो है वेस्ट हमारे राइट साइड में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपका देखिए डायरेक्शन वाला ही है। कहता है ए बॉय वॉक्स 10 मीटर ईस्ट then 10 meter north then 10 meter west which direction is now his left। यहाँ पर है तो फिर हम सिंपल सा जो है कि मान लीजिए ये लड़का यहाँ खड़ा है, ये लड़का है, ठीक है ए। अब ये क्या करता है, ये वॉक करता है 10 मीटर ईस्ट। हमने इसको 10 मीटर जो है ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट हमारा दाहिनी तरफ होता है, 10 मीटर मूव कराया। फिर बोल रहा है कि 10 मीटर ईस्ट देन 10 मीटर नॉर्थ। अब यहाँ से जो है वो 10 मीटर इधर नॉर्थ होता है, तो 10 मीटर जो है हमने इसको नॉर्थ में मूव करा दिया। इसके बाद फिर बोलता है कि 10 मीटर वेस्ट जाता है। तो अब यहाँ से वो है वेस्ट किधर होगा? बाईं तरफ होगा। तो हमको बाईं तरफ फिर यहाँ पर 10 मीटर आना है, तो 10 मीटर वेस्ट आ गया। अब बोल रहा है विच डायरेक्शन इज नाउ एट हिज लेफ्ट। तो यहाँ पर जब इसका फेस किधर है? इधर है, इधर की तरफ फेस है। तो फेस है तो इधर इसका हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा इसके राइट हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। जिन लोगों को ये बनाना आता होगा उसको थोड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन बोर नहीं होना है। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको नहीं भी मिल सकती हैं। तो लेफ्ट में पूछ रहा है कौन सा डायरेक्शन है, तो जब हम यहाँ हैं तो लेफ्ट में हमारा कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा? बताइए, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। लेफ्ट में इसके जो है साउथ हो जाएगा और राइट में क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम सही जा रहे हैं तो अगर हमारे पास साउथ यहाँ पर ऑप्शन में साउथ दिख भी रहा है तो क्या इसका उत्तर साउथ है? हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका उत्तर भी साउथ ही आया है, तो बिल्कुल सही हम लोगों ने बना दिया इसको। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। तो अगला सवाल आपका ये है ब्लड रिलेशन से या रिलेशनशिप से सवाल कहिए। और रिलेशनशिप के सवाल जो है जब मैं भी तैयारी करता था तो मुझे भी बड़ा हार्ड लगता था। मुझे आज भी रिलेशंस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि होता है किसी किसी लोगों की है, और मुझे मेरी कमियों के बारे में बात करने में अच्छा लगता है। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि जो मुझे कोई जज करे, लेकिन फिर हर कमी का कोई ना कोई इलाज होता है। फिर मैंने इसका इलाज ढूंढा। क्या इलाज ढूंढा? कि जैसे ही रिलेशन वाले सवाल आते हैं उसको मैं अपने ऊपर सेट कर लेता हूँ। किसके ऊपर? अपने ऊपर। क्योंकि मुझे तो अपने रिलेशन के बारे में पता है कि मेरा भाई कौन है, चाचा कौन है, पापा कौन है, मम्मी कौन है, दादी कौन है, नानी कौन है, नाना कौन है, मौसी कौन है, फूआ कौन है। तो इससे क्या होता था
कि मुझे काफ़ी आसान हो गया। लेकिन इन सवालों को हल करने का वही एक तरीका, इस तरीके से भी कर सकते हैं और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल सवाल है। बोलता है x इज़ वाइफ ऑफ y। आपको ऐसे अगर लिख लेते हैं तो भी आप चल जाएगा। ये x और y हो गया और ये बताता है कि x जो है वो y की पत्नी है, तो डायरेक्शन किधर होगा, x के रिलेशन के बारे में बता रहा है और ये y की पत्नी है। ठीक है, अगला रिलेशन बोलता है y इज ब्रदर ऑफ z। तो y और z का रिलेशन बता रहा है और ये बता रहा है कि y z का भाई है, z का भाई y है, तो मेरे तीर का चिरासी किधर होगा, इस तरफ होगा, तो हमने इसको लिख दिया भाई। अब आगे पूछ रहा है व्हाट इज x टू z, मतलब z का x के साथ क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। ठीक है, x से z का क्या संबंध है। तो सिंपल सा बात है कि अगर ये मैं हूं, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा रहा है, अगर ये मैं हूं तो ये मेरा भाई है, और जब ये मेरा भाई है और ये भाई की पत्नी जो है ये हमारी भाभी होगी। तो ऑलरेडी देखिए, जैसे ही मैंने इसको अपने ऊपर सेट कर लिया, तो अपने ऊपर सेट करते ही हमको रिलेशन समझ में आ गया कि z का संबंध जो है, x जो है वो z की क्या है, सॉरी भाई नहीं भाभी है, सिस्टर इन लॉज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखिए क्या इसका उत्तर सिस्टर इन लॉ है, तो आपको वही आंसर दिखेगा, सिस्टर इन लॉ। तो इस तरीके से आप रिलेशन वाले सवाल बना सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमको लग रहा है लास्ट ही सवाल होगा, क्योंकि 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारा किससे रिलेशनशिप से है, जिसको कि टेक्निकली हम ब्लड रिलेशन जो है इसको देखते हैं। और ये भी, इसको भी आप VBI कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ, अक्सर पूछा जाता है। फिर बोल रहा है P इज़ मदर ऑफ Q, सेम पर्सन हम करेंगे, P और Q को करेंगे और बता रहा है P Q की माँ है, Q की माँ P है, तो इधर हो जाएगा, इनकी तरफ हो गया डायरेक्शन। फिर बोलता है Q R का पिता है। अब जो है Q और R हमने लिखा और ये Q के बारे में बता रहा है कि ये इसके R के पिता है। अब संबंध इन दोनों का पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये R मान लीजिए मैं हूं। फिर देख लीजिए, हमेशा जहां पर सवाल है उसको मैं बना देना है। मेरे पिताजी हो गए Q, ठीक है, और Q की माताजी हो गई P, तो Q की माताजी P हो गई, तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, दादी। तो यही संबंध यहाँ पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। तो क्या इसका आंसर ग्रैंड मदर है, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी ग्रैंड मदर ही आ रहा है, दादी ही सही उत्तर है। तो ये हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का जो पेपर था आपका, किस चीज़ का, रीजनिंग का, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और ऐसे ही अमेजिंग क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लासेज में, रूल 72 ASI सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए चीज़ों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और डिटेल में वहाँ पर सारे क्लासेज हो रहे हैं। उन चीज़ों को आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। सिंपल ये आपका डिमांड था, इसलिए हमने इस चीज़ को शुरू किया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे और आशा करते हैं कि रीजनिंग का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो प्रीवियस ईयर पेपर का कर रहे हैं, ये आपको पसंद आ रहा होगा और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक इन्हेंसमेंट और बूस्टअप का काम कर रहा होगा। सारे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा दे रहे होंगे और आपको आपके परीक्षा के तहत अलाइन कर रहे होंगे। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं और ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।